नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का बीपीएससी सूत्र में। जब भी आप कोई नया मकान बनाते हैं, नए मकान के बारे में सोचते हैं, तो ये जरूर सोचते हैं कि उसकी नींव मजबूत हो, क्योंकि बिना मजबूत नींव के एक बेहतरीन मकान नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे ही बीपीएससी की तैयारी भी आपका एक मकान है। उसमें भी आपको उसकी सफलता के शिखर तक जाना है, आपको अपना सिलेक्शन क्लियर करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी नींव मजबूत रखनी पड़ेगी और ये जान लीजिए कि मजबूत नींव है क्या। जी हाँ, तो मजबूत नींव है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही आपकी नींव है जो बीपीएससी के शिखर तक आपको पहुंचाएगी। आखिर क्यों एनसीईआरटी ही क्यों? और जब एनसीईआरटी के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक 100 सवाल आते हैं। कैसे पढ़ें, कितना महत्वपूर्ण है, इससे नोट्स बनाएं या ना बनाएं, अगर नोट्स बनाएं तो किन हिस्सों का बनाएं। तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हर उस अभ्यर्थी के बारे में कि वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहां से करे, और अगर पढ़ाई की शुरुआत वो कर रहा है और साथ साथ वो एनसीईआरटी की तरफ बढ़ रहा है, तो कहां से पढ़े एनसीईआरटी, कितनी पढ़े एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कितना समय दे, एनसीईआरटी से किस प्रकार के नोट्स बनाए, एनसीईआरटी के कौन से तथ्य उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, किन तथ्यों का संग्रह करना उसके लिए जरूरी है। आज की इस वीडियो में इन सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं सबसे पहले हम कि एनसीईआरटी किताबें क्यों महत्वपूर्ण हैं। हम बार बार एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। हम क्या, जितने भी शिक्षक आपके हैं या जितने भी आपके सीनियर्स हैं, वो सारे के सारे आपको बताएंगे कि जब भी आप अपने अध्ययन की शुरुआत करें तो एनसीईआरटी से ही करें। आखिर एनसीईआरटी से क्यों? उसका सबसे पहला और प्राथमिक कारण है दोस्त कि विषयों की मूल समझ के लिए यह सरल और स्पष्ट भाषा है। ठीक, जब भी आप बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के बारे में आप सोच रहे हैं, इसका मन आपने अगर बना लिया है तो आप याद रखिएगा, आप स्नातक होंगे, ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएशन की दो विधाएं मूलतः हैं, या तीसरी चौथी भी जोड़ लेते हैं, कॉमर्स और एग्रीकल्चर भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या तो आप जो है आर्ट से होंगे, आर्ट से ग्रेजुएट होंगे, या फिर साइंस से होंगे, या फिर कॉमर्स से होंगे, या फिर एग्रीकल्चर से होंगे, या फिर किसी साइंस के स्ट्रीम में बीटेक वगैरह, यही किया होगा। तो सामान्य सी बात है, अगर आप आर्ट के विद्यार्थी रहे हैं तो विज्ञान आपके लिए बिल्कुल नया है, और अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो कला आपके लिए बिल्कुल नया है। ऐसी स्थिति में आप जब उस नए विषय की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको शून्य से शुरुआत करने की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि किसी विषय की मूल समझ आपके अंदर आए और क्लियर और स्पष्ट भाषा में विदाउट किसी कंफ्यूजन के, तो एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एनसीईआरटी ही वो पुस्तक है जो आपको सरल और स्पष्ट भाषा में आपको समझाती है। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात कि भरोसेमंद और प्रमाणिक सामग्री जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बनती है। जब हम किताबों की दुनिया में, किताबों के संसार में उतरते हैं दोस्त, तो एक ही विषय वस्तु पर आपको सैकड़ों किताबें और सैकड़ों गाइड मिलती हैं। गाइड शॉर्टकट होती है, सीधे लक्ष्य को भेजने की कोशिश करती है, और हम प्रेफर भी वही करते हैं अपने अध्ययन के दौरान। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मैंने देखा है कि वो किताबों, टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की तुलना में गाइड पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उसमें तथ्यात्मक और टारगेट हिटेड कंटेंट मिलता है। लेकिन दोस्त याद रखिएगा कि जब तक विषय के प्रति आपकी समझ विकसित नहीं होती, तब तक आप टारगेट हिटेड कंटेंट नहीं समझ पाते और उसे अपने हिसाब से मॉडल नहीं कर पाते। इसलिए आपको सामान्य टेक्स्ट बुक की तरफ फोकस करना होगा, एनसीईआरटी की तरफ फोकस करना होगा, और साथ साथ ये गाइड और इस प्रकार की किताबों में आप तमाम गलतियां पाते हैं, तमाम ऐसे तथ्य पाते हैं जो वास्तविकता से परे होते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा कि भरोसेमंद और प्रामाणिक सामग्री अगर आपको कहीं मिलती है सबसे अधिक, तो एनसीईआरटी।
जब भी किसी प्रश्न को लेकर लोक सेवा आयोग में किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका उत्तर का आधार बनता है एनसीईआरटी। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सरल और स्पष्ट भाषा में समझ के साथ शुरुआत मिलती है एनसीईआरटी में, और साथ साथ भरोसेमंद और प्रमाणिक सामग्री मिलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और विशेष करके लिए लोक सेवा एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये दोस्त कि आखिर एनसीईआरटी किताबें किस क्लास से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको क्लास जो है फर्स्ट से अवेलेबल है, 12th तक अवेलेबल हो जाती है। तो क्या ग्रेजुएशन करने के बाद कक्षा 1 की किताबें पढ़ें, कहां से शुरुआत करें? तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये बनता है कि एनसीईआरटी जो है किस क्लास की पढ़ें और कहां से शुरुआत करें। तो यहां मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान में स्नातक हैं, दो स्थितियां आपकी हो सकती हैं, विज्ञान स्नातक या कला स्नातक। कला स्नातक दो स्थितियां हो सकती हैं, विज्ञान स्नातक या कला स्नातक। जो विज्ञान का स्नातक विद्यार्थी है या अभ्यर्थी है, वो अभ्यर्थी विज्ञान में एक प्रॉपर पकड़ रखता है लेकिन कला में नहीं रखता। तो वो विद्यार्थी कला की एनसीईआरटी, कला विषय की मतलब सामाजिक विषय की, जिसमें आपकी इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगी, कला की एनसीईआरटी कक्षा 6 से शुरू करें, कक्षा 6 से शुरू करें, ठीक। लेकिन विज्ञान की एनसीईआरटी वो 11th और 12th की पढ़े, क्योंकि विज्ञान में एक बेसिक पकड़ उसके पास है। अगर वो बहुत निचले स्तर के एनसीईआरटी पर जाएगा तो बोर हो जाएगा, उसे चीजें जो है इंस्पायर ना करके जो है टायर्ड करेंगी। दूसरी बात, अगर कला का विद्यार्थी है, कला से स्नातक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन विषयों के प्रति उसका रुझान शुरू से रहा है और इसीलिए वो कला का विद्यार्थी है। तो वो विज्ञान की एनसीईआरटी, विज्ञान की एनसीईआरटी 6 से शुरू करे, 6 से शुरू करे, और कला की एनसीईआरटी वो मतलब इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी वो 11th और 12th की पढ़े, ठीक। अब रोल आता है कि सर 9th और 10th का क्या किया, 9th और 10th का क्या किया, 9th 10th को आपने स्किप क्यों किया, ठीक। यह भी उपयोगी है, इसके बारे में जान लीजिए। आप स्नातक होते समय कला के या विज्ञान के किन्हीं दो विषयों का चयन करते हैं, जिस विषय को आप स्नातक में छोड़ देते हैं उस विषय की एनसीईआरटी आप 9th और 10th की भी पढ़िए, ठीक। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है कि किस किताब को कितना पढ़ा जाए। एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 6 से 12 तक जो है सिस्टमेटिकली उपलब्ध हैं, इसको अपना सिस्टम बना के पढ़ना होगा। फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो विज्ञान की एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़िए, और कला की एनसीईआरटी मतलब इतिहास, भूगोल की एनसीईआरटी 6 से शुरू करिए, 6 से। और अगर आप इतिहास भूगोल से ग्रेजुएट हैं मतलब बीए किए हुए हैं तो आप विज्ञान की एनसीईआरटी क्लास 6 से पढ़ें, और कला की एनसीईआरटी मतलब इतिहास भूगोल की एनसीईआरटी आप क्लास 11th और 12th की पढ़ें। लेकिन कला और विज्ञान में स्नातक करने वाला हर विद्यार्थी अपने स्नातक के अंतिम वर्षों में या स्नातक के दौरान कुछ विषयों का ही चयन करता है, कुछ विषयों को छोड़ देता है। तो जिन विषयों का उसने चयन किया उस विषय की एनसीईआरटी 11th और 12th की, जिस विषय को उसने छोड़ दिया है उस विषय की एनसीईआरटी 10th और 9th की भी वो पढ़े। ऐसा करने से उस विषय का जो बेस है, जो आधार है, वो इतना मजबूत होगा कि उस नींव पर जो मकान खड़ा होगा वो बड़ा आलीशान होगा, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है, ठीक। अब इसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज आता है कि इसके अध्ययन की रणनीति क्या। सर एनसीईआरटी पढ़ते जाएं, पढ़ने के लिए तो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने की जो ये मैंने तरीके बताई, किस क्लास की कितनी पढ़ें, किस स्ट्रीम में, इसकी रणनीति क्या होगी। अध्ययन की रणनीति सबसे बड़ा मुद्दा है, तो अध्ययन की रणनीति पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब एनसीईआरटी शुरू करते हैं, जिन विषयों को हम सेलेक्ट करते हैं, जब उसे पहली बार पढ़ें तो उससे ये उम्मीद ना करें कि वो आपको बहुत कुछ देने वाली है, ठीक। उसको समझने की कोशिश करें, ठीक। यहां पर याद रखिएगा,
समझ लेकर एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ें उन विषयों की जिन विषयों को आपने कभी नहीं पढ़ा है। विज्ञान का विद्यार्थी कला की एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करे, कला का विद्यार्थी विज्ञान के एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करे। पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें तथ्य निकालने का प्रयास ना करें। याद रखें, पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते समय आप तथ्य ना निकालें, तथ्य ना निकालें, ठीक है, तथ्य ना निकालें, सिर्फ और सिर्फ उस विषय को समझने का प्रयास करें। ठीक, जब उसके बाद उसे पढ़ें, एनसीईआरटी एक बार नहीं पढ़नी, उसे तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप सफलता के चरम पर न पहुंच जाएं। ठीक, जब दोबारा पढ़ें तो नोट्स बनाएं और संक्षेप में तथ्य निकालते हुए उसके पॉइंट बनाएं। ठीक, पहली बार पढ़ें तो समझ लेकर पढ़ें, उस विषय के प्रति अपनी एक अवधारणा विकसित करें। दोबारा पढ़ें तो संक्षेप में उसके पॉइंट बनाएं और दोबारा जब पढ़ लें, ठीक, तो कोरिलेट करें। कैसे? क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, वो किस तरह एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं, क्योंकि आपने संक्षेप में अपने लिए तथ्य निकाल लिए हैं। प्रीलिम्स के सवाल मैंने पहले भी बताया था तथ्यात्मक होते हैं। उनमें से कितने तथ्य प्रीलिम्स के सवाल में मिले, टकराए, अब उस तथ्य को आप संकलित करके उसका प्रश्नों के साथ अगर मिलान करना शुरू करते हैं तो उन प्रश्नों से अनेक तथ्य निकलते हैं और उन तथ्यों से अनेक प्रश्न निकलते हैं जो भावी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, रिवीजन करें तो जो आपने संक्षेप में पॉइंट बनाए हैं, ठीक, समय अगर पर्याप्त है तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ें, अगर एग्जाम के नजदीक आ गए हैं तो नियमित रूप से संक्षेप में आपके जो नोट्स हैं वो पढ़ें। ठीक, दो चीजें, रेगुलर आपके नियमित संक्षेप नोट्स पढ़ने से एक फायदा यह होता है कि आपने जो एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की है उस एनसीईआरटी का रिवीजन लगातार होता गया तथ्यात्मक आंकड़ों का, और तथ्यात्मक आंकड़े वो जो होते हैं वो इतनी जल्दी याद नहीं होते। ये सबकी बीमारी है, मेरी भी रही है, आपकी भी होगी। ठीक है, तो ये सबकी समस्या है और इस समस्या का समाधान यही है कि उसके तथ्य निकाल लें और बार बार उसे एक नज़र मार लें। ठीक है, इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, ये तय कर पाना कि आखिर एनसीईआरटी की भूमिका कितनी है, एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बार बार हम किताबों को उठाते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, किताबों में हमें जेन्युइन चीज़ें जब नज़र नहीं आती अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्या करते हैं, उसे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे हिट कर देते हैं, उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आप अगर इस बात को समझने में सफल रहे कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अपरिहार्य है, तो ऐसी स्थिति में आप इस एनसीईआरटी चाहे आपको अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे, चाहे वो बोर करे, चाहे वो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपको सफलता लेनी है और सफलता का रास्ता एनसीईआरटी से होकर ही गुजरता है, तो आप उस सफलता के लिए एनसीईआरटी के पास जरूर जाइए। जरूरी है इसकी भूमिका को समझना। तो देखते हैं आखिर एनसीईआरटी की भूमिका क्या है। देखिए, मैंने बार बार बताया, दोबारा फिर बता रहा हूं कि आप किसी विषय के मजबूत आधार के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। अब किसी विषय का मजबूत आधार किस लिए जरूरी है ये जानिए। प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति बार बार बदलती है। प्रश्न की प्रकृति कभी कभी तथ्यात्मक होती है और कभी कभी अवधारणात्मक होती है, अवधारणात्मक होती है। ठीक है, कभी कभी फैक्चुअल होती है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल होती है। अगर आपका आधार मजबूत है तो प्रश्न की प्रकृति किसी भी प्रकार से बदली जाए आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पिलर मजबूत है तो चाहे समंदर की लहरें आए, चाहे हवाओं का तूफान आए, वो अपनी जगह खड़ा रहता है, दोनों को अपने अगल बगल से जाने का मौका देता है कि निकलो, हम हैं। बस वही काम करती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके तैयारी के आधार का पिलर है जो ना समंदर से घबराता है और ना ही हवाओं से। बस अंतर इतना है कि समंदर थोड़ा गीला कर जाता है, हवाएं उसे गीलेपन को सुखा जाती है।
इतना ही अंतर होता है। तो मजबूत आधार के लिए एनसीईआरटी अपरिहार्य है, और खास करके स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए वहां पे तो बहुत जोरदार काम करती है। एनसीईआरटी सामग्री आपसे स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बुक की तैयारी आसान बना सकती है। जब आप कंपटीशन के उच्च स्तर पर जाएंगे, जब आपको विश्लेषणात्मक होना पड़ेगा, अपने विजन तैयार करने होंगे, किसी प्रश्न के उत्तर में अपनी जो है विवेचना देनी होगी, अपना विजन देना होगा। हम बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की। तो कैसे मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए आधार बनाती है एनसीईआरटी? क्योंकि एनसीईआरटी होगी तो मजबूत आधार होगा, मजबूत आधार होगा तो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस किताबें हैं, जो बेहतरीन अच्छे अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, अच्छे अच्छे लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको वो किताबें उस दिशा में समझ आएंगी। अन्यथा मैं एक छोटी सी किताब का नाम लेता हूं, दुर्गादास बसु का लिखा हुआ संविधान है, उसे आप पढ़िए, एक पन्ना पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, दूसरा पन्ना नहीं पढ़ पाएंगे, मेरा दावा है। लेकिन अगर आप की रुचि संविधान में है, आपने संविधान की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तब दुर्गादास बसु आपको आराम से समझ में आएंगे। और अगर दुर्गादास बसु, डीडी बसु कहते हैं उन्हें, बंगाल के थे, अगर उस किताब को आपने ईमानदारी से पढ़ लिया है तो भारतीय संविधान पर वो पकड़ आपकी होगी कि उस पकड़ को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हम डीडी बसु तक पहुंचे, क्योंकि डीडी बसु आपको शुरू में समझ में नहीं आएगी, ये तरीका है। तो एनसीईआरटी सामग्री से ही आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक तक पहुंच पाएंगे, उस किताब को समझ पाएंगे। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत से आपके सीनियर्स मिलेंगे, बहुत सी किताबें बताएंगे, संविधान इससे पढ़ लो, इतिहास इससे पढ़ लो, भूगोल उससे पढ़ लो, और वो सारी की सारी बुक्स जानते हैं, वो खराब किताबें नहीं बता रहे, वो स्टैंडर्ड जो है रेफरेंस बुक पढ़ा बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। वो ये मान के आते हैं, वो मान के आपको अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इसलिए शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटी आपकी तैयार है, अगर एनसीईआरटी आपकी पूरी तरह से तैयार है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ और क्या आपको जो है पढ़ना चाहिए, इस विषय पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, ठीक है, एनसीईआरटी के अतिरिक्त आपको क्या और फोकस कर लेना है ताकि आपका प्री न रुके? तो सबसे पहले बिहार स्पेसिफिक बुक पर फोकस कर लें। उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते समय याद रहे कि कोई ना कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आपके पास हो, मतलब लगातार प्रश्नों से आपका सामना होता रहे, लगातार प्रश्नों से, जी हां, प्रश्नों से आपका सामना होता रहे, आप प्रश्नों से रूबरू होते रहें, क्योंकि चुनौतियां जब जब जिंदगी में आती हैं कुछ नए रास्ते देती हैं। तो प्रश्न चुनौती हैं और रास्ते मिलेंगे उत्तर में। ठीक है, साथ साथ वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर की नियमित समीक्षा करें। करंट अफेयर सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ साथ उस करंट अफेयर की समीक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आप उसे जज करें कि यस, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार पर, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जिले पर, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पर। अगर इस प्रकार एनसीईआरटी से आपकी शुरुआत होती है और उस एनसीईआरटी का सफर तय करके आप इन घटनाओं तक पहुंचते हैं, तो दोस्त ये मेरा वादा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की सफलता में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के रिजल्ट में आपका भी एक नाम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक ले टेक केयर, जय हिंद।